एवरीवन, दिस इज ऋतु एंड वेलकम टू स्टडी मोर नॉलेज। तो एनसीईआरटी ज्योग्राफी हम डिस्कस कर रहे हैं और इसमें आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 5 इंडस्ट्रीज यानी कि उद्योग। तो उद्योगों के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेगी और ये जो है आपकी एक तरह से सोशल लाइफ से भी कनेक्ट होता है चैप्टर, तो ध्यान से देखना। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन सोशल मीडिया, फेसबुक पेज, इंस्टा आईडी एंड टेलीग्राम चैनल, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो टेलीग्राम ज्वाइन करने का ये फ़ायदा कि आपको क्लासेस की अपडेट्स मिलती रहेगी। अगर क्लासेस कभी नहीं हो पाती हैं तो भी वो आपको इन्फॉर्मेशन इस पर ही मिल जाएगी, तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें। आज के इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे इंडस्ट्रीज एज अ सेकेंडरी एक्टिविटीज़। जैसा कि हमने एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ा था, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, तो सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में आती है इंडस्ट्रीज, या क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी हुई होती हैं। इसके अलावा क्लासिफिकेशन देखेंगे इंडस्ट्रीज़ का, और क्लासिफिकेशन देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल, साइज के आधार पर और ओनरशिप के आधार पर, और फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, और इंडस्ट्रियल सिस्टम को देखेंगे, इंडस्ट्रियल रीजन्स देखेंगे। इसके अलावा इंडस्ट्रियल डिजास्टर जो हुए हैं, सबसे बड़े जो डिजास्टर्स हुए हैं उनके बारे में देखेंगे, और साथ ही साथ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर इंडस्ट्रीज को देखेंगे। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज जो हैं बड़े लेवल पर, जमशेदपुर और पिट्सबर्ग, इनके बारे में जानेंगे। और कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज जो बड़ी इंडस्ट्रीज रही हैं अहमदाबाद और ओसाका में, उनके बारे में जानेंगे। तो एक तरह से भारत का भी देखेंगे हम और फॉरेन कंट्रीज का भी देखेंगे। तो स्टार्टिंग करते हैं। यहाँ पर उद्योग को हम रखते हैं सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग जो एक्टिविटीज़ होती हैं यहाँ पर अगर आप देखें, इसको हिंदी में कहते हैं विनिर्माण। तो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ हम रखते हैं सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में। तो कच्चे माल को लोगों के लिए अधिक मूल्य के उत्पादों में बदलने का ये काम करते हैं इंडस्ट्रीज। कच्चा माल तो हमें मिल जाता है खेतों से, यानी कृषि से, जिसको हम प्राइमरी एक्टिविटीज़ में रखते हैं, और फिर इस कच्चे माल से हम ज़्यादा वैल्यू वाला प्रोडक्ट तैयार करते हैं। तो वही जो उसको ज़्यादा वैल्यू प्रोडक्ट बनाने में पूरा जो प्रोसेस होता है उसी को कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग। जैसे कि हम कहें लुगदी से कागज़ बनाते हैं और कपास से कपड़ा बनाते हैं, तो पूरा जो प्रोसेस होता है एक तरह से इंडस्ट्रीज़ में ही आता है। और विनिर्माण उत्पादों में मूल्य जोड़ता है, एक तरह से ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें एक तरह से कीमत जोड़ देता है, ज़्यादा कीमत का वो प्रोडक्ट बन जाता है। उद्योग एक आर्थिक गतिविधि को संदर्भित करता है जो कि माल के उत्पादन से जुड़ा है। उत्पादन मतलब लोहा इस्पात उद्योग वस्तुओं का उत्पादन से, और खनिजों के निष्कर्षण, जैसे कि कोयला खनन उद्योग कोयले को धरती से निकालने से, या फिर सेवाओं के प्रावधान से संबंधित है। ये सेवा जैसे कि आपकी हो गई टूरिज्म सर्विस देनी हो गई, बैंकिंग सर्विस हो गई, इस तरह से। तो इसमें मेन कौन सी चीज़ें शामिल होंगी? 3 चीज़ें मेन इसमें शामिल हो गई। एक तो प्रोडक्शन हो गया, गुड्स का प्रोडक्शन, दूसरा हो गया निष्कर्षण जो खनिजों का निष्कर्षण होता है, और तीसरा हो गया सर्विसेज। तो ये क्या है, इंडस्ट्रीज में इंक्लूड हो जाती है ये चीज़ें। अब देख लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, यानी कि उद्योगों का वर्गीकरण किसके आधार पर? 3 आधार पर हम देखेंगे। सबसे पहला आधार क्या है हमारा? कच्चे माल के आधार पर। तो कच्चे माल के आधार पर उद्योगों को इस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है, जैसे कि कृषि आधारित उद्योग होते हैं एक, आगे बाकी के देखेंगे हम। कृषि आधारित जो उद्योग होते हैं कच्चे माल के रूप में पौधे और पशु आधारित उत्पादों का प्रयोग करते हैं, यानी कि हम जो कच्चा माल यूज करते हैं ना, वो कृषि से हमें मिलता है। इसमें शामिल है कौन कौन से उद्योग? खाद्य प्रसंस्करण, फूड प्रोसेसिंग जो होती है, जैसे मान लो मखाना जो है वो आपको जो तैयार मिलता है उसका जो पूरा प्रोसेस होता है, तो वो पूरा प्रोसेस गुजरता है इंडस्ट्री के थ्रू, तो यानी कि वो भी एक उद्योग ही है। वनस्पति तेल जो बनता है वो पूरा प्रोसेस उसमें लगता है। तो कच्चा माल हमें उससे मिल जाता है खेती से, लेकिन जो उसे हम खाने लायक बनाते हैं उस पूरे प्रोसेस में इंडस्ट्री का रोल होता है। और सूती वस्त्र जो बनते हैं आपके, कपास से लेकर के कपड़ा जो बनता है उसका पूरा प्रोसेस। डेयरी उत्पाद जो होते हैं, डेयरी में देखो, अब डेयरी में सिर्फ मिल्क तो होता नहीं है, डेयरी में बहुत सी चीज़ें होती हैं, जैसे पनीर हो गया, या फिर खोया हो गया, या फिर और चीज़ें हो गई डेयरी से जुड़ी हुई, यानी जो चीज़ें मिल्क से बनती हैं। और चमड़ा उद्योग हो गया। तो ये इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि कृषि आधारित उद्योग हैं। इसमें कच्चा माल हमें खेती से या फिर जानवरों से मिलता है। दूसरा आता है खनिज आधारित उद्योग। तो ये जो उद्योग है इसमें होता क्या है कि खनिज अयस्कों को अपने कच्चे माल के रूप में ये प्रयोग करते हैं। कच्चा माल इनका क्या होता है? खनिज जो अयस्क मिलते हैं, खनिज अयस्क जो हम खनिज प्रयोग करते हैं ना, वो हमें उस फॉर्म में नहीं मिलते। जैसे मान लो लोहा है ना,
जिस फॉर्म में हम यूज़ करते हैं वो लोहा उस फॉर्म में ना होकर के वो अयस्क में होता है, उसको लोहे में कन्वर्ट किया जाता है। जैसे कि अयस्क से निर्मित लोहा इन उद्योगों के उत्पाद अन्य उद्योगों का पोषण करते हैं। पोषण कैसे करते हैं कि भाई जैसे मशीन वगैरह बनेगी तो उसमें लोहा लगेगा ना, तो ये पहले अयस्क से लोहा बनेगा, फिर ये लोहा बाकी इंडस्ट्रीज को जाएगा, तो एक तरह से ये पोषण करते हैं बाकी इंडस्ट्रीज का। तो भारी मशीनरी, निर्माण सामग्री हो गई, या फिर रेलवे जैसे अन्य कई उत्पादों के निर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में ये उपयोग किया जाता है, क्या, लोहा। तो ध्यान रखेंगे इस चीज को, खनिज आधारित उद्योग है ये। और फिर आते हैं समुद्र आधारित उद्योग। दो हमने देख लिए, खनिज आधारित और कृषि आधारित। कच्चे माल के आधार पर हम देख रहे हैं ये। समुद्र आधारित उद्योग में क्या होता है, कच्चे माल के रूप में समुद्र या फिर महासागरों के उत्पाद का हम यूज करते हैं। अब इसमें देखो क्या क्या शामिल है, समुद्री खाद्य प्रसंस्करण, जैसे कि सी फूड वाले होते हैं, कुछ लोग सी फूड खाते हैं। अब सी फूड में जो पूरा प्रोसेस लगता है उसके लिए भी तो कुछ मैन्युफैक्चरिंग होती होगी ना। और या फिर मछली के तेल का निर्माण करने वाले उद्योग इसके कुछ उदाहरण हैं। मछली के तेल का जो है मैन्युफैक्चरिंग होती है, तो मछली से तेल निकाला जाता होगा, पूरा प्रोसेस होता होगा। तो ये होते हैं समुद्र आधारित उद्योग। तो समुद्र और महासागर के जो प्रोडक्ट्स हैं वो कच्चा माल के रूप में यूज करते हैं इसमें। फिर आते हैं वन आधारित उद्योग। वन की जो उपज होती है जो हमें वनों से मिलती है उसको हम कच्चे माल के रूप में इसमें इस्तेमाल करते हैं इस तरह के उद्योगों में। तो वनों से जुड़े उद्योग हैं जैसे कि लुगदी और कागज। लुगदी हमें मिलती है पेड़ से, उसका फिर पेपर बनता है। औषधि रसायन हो गए, मतलब जो एक तरह से कुछ दवाइयाँ होती हैं, देसी दवाइयाँ बनती हैं, वो कैसे बनती है, ऐसी तो बनती है वनों से। और अंग्रेजी दवाइयों में भी यूज़ होता है। फर्नीचर की बात करें, फर्नीचर में लकड़ी हमें मिलती है वनों से। और भवन हो गए, तो ये सभी क्या है, एक तरह से इनके निर्माण में जो सामग्री लगती है वो कच्चे माल के रूप में हमें मिलती है वनों से। तो ये चार हमने एक तरह से इनका क्लासिफिकेशन देख लिया रॉ मटेरियल्स के बेस्ड पे इंडस्ट्रीज़ का। अब हम आगे देखेंगे साइज़ के आधार पर इंडस्ट्रीज़ को जो हम क्लासीफाई कर सकते हैं वो कितने भागों में कर सकते हैं। तो साइज़ के आधार पर दो भागों में बांट सकते हैं हम। तो यहाँ पर एक तरह से हम इसमें लेते हैं लोगों की संख्या और उत्पादन की मात्रा के आधार पर हम इसको एक तरह से क्लासीफाई करते हैं इसमें, कि भाई अगर लागत या फिर उत्पादन जो है वो कम लगेगा या फिर लोगों की संख्या जिसमें कम लगेगी वो कहलाते हैं लघु आकार के उद्योग। और जिसमें बड़े लेवल पर होती हैं सारी चीज़ें, ज़्यादा लोग चाहिए, ज़्यादा उत्पादन भी होगा, इसमें ज़्यादा लागत भी लगेगी, तो वो होते हैं वृहत आकार के उद्योग। तो यहाँ पर इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं ये, जो बड़े लेवल पर होता है। और जो छोटे लेवल पर होता है वो होता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। तो दो भागों में इसको बांट सकते हैं साइज के आधार पर। तो लघु आकार के उद्योगों की बात करें तो ये होते हैं एक तरह से कुटीर या घरेलू उद्योग। एक प्रकार का लघु उद्योग है। तो कुछ लोग घरों में भी कुछ एक तरह से काम शुरू कर देते हैं जहाँ कारीगरों द्वारा उत्पादों का निर्माण हाथ से किया जाता है। तो एक तरह से ये लघु आकार के, यानी कि इसको स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हो गई। जैसे कि टोकरी की बुनाई हो गई, मिट्टी के बर्तन बनाना हो गया, अन्य हस्तशिल्पी कुटीर उद्योग के उदाहरण है। जैसे हाथ का कोई काम हो गया तो वो कुटीर उद्योग में आते हैं। अब इसमें एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे कि रेशम की बुनाई हो गई या फिर खाद्य प्रसंस्करण, ये भी लघु उद्योग में ही आता है। और लघु उद्योग कम पूंजी और प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हैं, मतलब कि इसमें पूंजी भी कम ही लगती है, पैसा भी कम लगता है, और टेक्नोलॉजी भी ये कम ही यूज़ करते हैं, क्योंकि देखो ज़्यादातर काम हाथ से करते हैं तो टेक्नोलॉजी भी कम ही यूज़ होती है इसमें। फिर आते हैं लार्ज स्केल के जो इंडस्ट्रीज़ होती है, ये बड़ी मात्रा में उत्पादों का उत्पादन करते हैं और बड़े पैमाने के उद्योगों में पूंजी का निवेश अधिक होता है, इसमें इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा होता है और इस्तेमाल की जाने वाली तकनीक बेहतर होती है, यानी कि जो टेक्नोलॉजी होती है वो अच्छे लेवल की होती है। ऑटोमोबाइल और भारी मशीनरी का उत्पादन बड़े पैमाने के उद्योग हैं, जैसे कि कार हो गई आपकी, या फिर बड़ी बड़ी मशीनें हो गई, कुछ कंपनीज़ में बड़ी मशीनें चाहिए होती हैं, तो ये सभी जो प्रोडक्शन होता है वो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ होती हैं। यहाँ पर इंग्लिश में भी आप इसका डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं। अब तीसरा जो हम क्लासिफिकेशन उद्योगों का करेंगे वो करेंगे ओनरशिप के आधार पर। ओनरशिप मतलब भाई कौन उस जो इंडस्ट्री का ओनर है। तो यहाँ पर ये हम इसे चार भागों में बांट सकते हैं। चार भागों में कौन कौन से बांटेंगे, सबसे पहले तो आता है प्राइवेट सेक्टर यानी निजी क्षेत्र, फिर आता है स्टेट ऑन या फिर पब्लिक सेक्टर, तीसरा होता है जॉइंट सेक्टर, और चौथा जो है वो है कोऑपरेटिव सेक्टर। अब इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं कि इसमें क्या चीज़ इंक्लूड है।
देखो कोई एक व्यक्ति या फिर व्यक्ति का समूह द्वारा अगर कोई संचालित है या फिर ओनर है कोई इसका, एक या फिर लोगों का समूह, ग्रुप ऑफ पीपल, तो उसको हम कहते हैं प्राइवेट इंडस्ट्री, प्राइवेट सेक्टर की इंडस्ट्री। तो इसमें एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, जैसे टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड जो है ये प्राइवेट सेक्टर की इंडस्ट्री है। दूसरा आता है क्या, पब्लिक सेक्टर की इंडस्ट्री, जिसकी जो ओनरशिप होती है सरकार के पास, सरकार के पास ही ओनरशिप इसकी होती है, सरकार ही इसको चलाती है। इसका एग्जाम्पल है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो ये दो एग्जाम्पल हैं पब्लिक सेक्टर की इंडस्ट्री के। ये आपको एग्जाम्पल देकर के पूछा जाता है कि ये कौन से टाइप की इंडस्ट्री है, ध्यान रखेंगे इसका। फिर आता है जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज। तो जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री में एक तरह से हम बात करें तो ये राज्य और व्यक्तियों या व्यक्तिगत समूह द्वारा स्वामित्व और संचालित होता है, यानी कि इसमें एक तरह से हम कह सकते हैं दोनों की पार्टनरशिप होती है, प्राइवेट भी और जो पब्लिक है उसकी भी। तो ये जो है राज्य और जो प्राइवेट जो ग्रुप है, एक तरह से मतलब इसमें जो राज्य सरकारें हैं वो थोड़ी बहुत हेल्प कर सकती हैं। तो यहाँ पर एक तरह से हम जॉइंट सेक्टर की बात करें तो इसका एग्जाम्पल है मारुति उद्योग लिमिटेड, संयुक्त क्षेत्र के उद्योग का एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट यानी फोर्थ सेक्टर की जो इंडस्ट्री है वो है कॉर्पोरेटिव सेक्टर। और यहाँ पर बात करें तो कच्चे माल के उत्पादकों या आपूर्तिकर्ताओं, कामगारों या फिर दोनों के द्वारा स्वामित्व और संचालन जो होता है वो होती है कॉर्पोरेटिव सेक्टर की इंडस्ट्री। सहकारी इसको कहते हैं हम हिंदी में, सहकारी क्षेत्र की इंडस्ट्री। तो एक तरह से कच्चे माल के जो उत्पादक होते हैं ना या आपूर्तिकर्ता होते हैं, या मतलब एक तरह से हम इन दोनों के द्वारा ही कह सकते हैं कि दोनों मिलकर के चलाते हैं, तो वो इंडस्ट्री कहलाती है कॉर्पोरेटिव सेक्टर की इंडस्ट्री। इसका एग्जाम्पल भी देख सकते हैं आप, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड और सुधा डेयरी एक सहकारी उपक्रम के उत्तम उदाहरण हैं। एग्जाम्पल जरूर याद रखेंगे इनके, क्योंकि इसी तरह से पूछा जाता है कौन सी इंडस्ट्री है ये। यहाँ पर इंग्लिश में भी आप इसको देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना अगर आपको पढ़ना हो ये अलग से। अब देख लेते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक। यानी कि जो इंडस्ट्री की जो लोकेशन है वो किस जगह पर होनी चाहिए, या फिर कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं जहां पर इंडस्ट्री जो है अच्छे से फले फूलेगी और इंडस्ट्री के लिए सारी चीज़ें जो ज़रूरत वाली हैं वो मिलेंगी। तो उद्योग उन स्थानों पर केंद्रित होते हैं जहां इनमें से कुछ या सभी कारक आसानी से उपलब्ध हों, जैसे कि कच्चा माल, यानी कुछ ऐसे कारक हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहां पर इंडस्ट्री जो है फले फूलेगी। पहले हम इसको देख लेते हैं, यहाँ पर मैंने लगाए हैं ये, जैसे कि भाई अगर हमें इंडस्ट्री लगानी है वहाँ पर पास में ही जो है कच्चा माल भी उपलब्ध होना चाहिए। ऐसा ना हो कि भाई हमें कच्चा माल जो है कहीं और से दूर से कहीं मंगवाना हो। अगर पास में कच्चा माल नहीं मिलेगा तो वो क्या है ना, फिर उस इंडस्ट्री में जो लागत है ना वो ज़्यादा लगेगी, तो उतना मुनाफा नहीं हो पाएगा उसमें। इसके अलावा लेबर होनी चाहिए वहाँ पर, भाई मजदूर भी तो मिलने चाहिए ना काम करने के लिए। कैपिटल यानी पूंजी होनी चाहिए। और इसके अलावा बाजार मार्केट जो है, उस सामान को बेचना भी तो पड़ेगा ना, अगर कुछ प्रोडक्ट बनाया जा रहा है उस प्रोडक्ट को बेचने की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो वो भी होनी चाहिए। बाजार पास में होना चाहिए और पानी की उपलब्धता होनी चाहिए, भाई पानी भी ज़रूरी होता है। बिजली होनी चाहिए, ज़मीन होनी चाहिए। ज़मीन किसके लिए, उद्योग लगाने के लिए, यानी भाई जहाँ पर आप कंपनी बनाओगे, इंडस्ट्री बनाओगे, तो वहाँ पर प्लेस भी तो होना चाहिए ना उसके लिए। इसके अलावा यातायात की सुविधा होनी चाहिए और संचार होना चाहिए। तो ये सभी फैक्टर्स हैं, ये आपसे पूछे जा सकते हैं ऑप्शन में दे करके कि भाई जो इनमें से कौन सा फैक्टर है जो कि लोकेशनल फैक्टर नहीं है, या फिर कौन सा लोकेशनल फैक्टर है। इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सारे ध्यान रखेंगे। इंग्लिश में देखो 1-2 कम कर दिए इन्होंने और हिंदी में दिए गए 2 एक्स्ट्रा। तो ये सभी फैक्टर्स हैं, जैसे कि भाई यही सभी कारक हैं जो कि इंडस्ट्री को प्रभावित करते हैं। ये सभी जहाँ पर होंगे ना तो वहाँ पर जो इंडस्ट्री है अच्छे से फले फूलेगी और सारी चीज़ें क्योंकि अवेलेबल होंगी तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। कभी कभी सरकार रियायती बिजली, कम परिवहन लागत और अन्य बुनियादी ढांचे जैसे प्रोत्साहन प्रदान करती है ताकि उद्योग पिछड़े क्षेत्रों में भी स्थापित किए जा सके। भाई कुछ ऐसे पिछड़े एरियाज़ होते हैं, बैकवर्ड एरियाज़, जहाँ पे भाई कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है, जैसे मान लो पानी अवेलेबल नहीं है या फिर बिजली अवेलेबल नहीं है या फिर बिजली की जो लागत है वो ज़्यादा है, तो सरकार रियायती बिजली देती है, यानी कि थोड़ी सी सब्सिडी देती है, कुछ कम खर्च लगाती है बिजली का, कम परिवहन लागत। तो ये सभी सुविधाएं जो सरकार के द्वारा प्रोवाइड कराई जाती है कुछ इंडस्ट्रीज़ के को ग्रो कराने के लिए। जैसे आपने कभी कभी हमारे प्रधानमंत्री को भी ये कहते सुना होगा कि भाई हम जो है उसके लिए ये काम कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज वगैरह, आप लोग उद्योग स्टार्ट करो, अपना बिजनेस स्टार्ट करो, हम हेल्प करेंगे। तो वो यही चीज़ है जो थोड़ी सी रियायत वगैरह दी जाती है।
औद्योगिकरण अक्सर कस्बों और शहरों को विकास और वृद्धि की ओर ले जाता है। भाई इंडस्ट्रियलाइजेशन जहाँ पर होगा तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी, लोगों को रोजगार मिलेगा। भाई कहीं पर फैक्ट्री लगेगी, इंडस्ट्री अगर लगे इस्टेब्लिश होगी तो वहाँ पर आसपास के लोगों को काम भी तो मिलेगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि डेवलप होंगी, वहाँ का मार्केट जो है वो डेवलप हो जाएगा, क्योंकि भाई प्रोडक्ट आ जाएगा मार्केट में नया, वहाँ से बिकने के लिए। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि एक तरह से डेवलपमेंट की ओर ले जाती हैं सिटी को, जहाँ पर ये इंडस्ट्रीज जो है एक तरह से लगाई जाती हैं। अब इसके बाद देख लेते हैं इंडस्ट्रियल सिस्टम। सिस्टम क्या है, एक तरह से हम कहें कि जो ये औद्योगिक जो प्रणाली होती है, ये 3 स्टेप्स होते हैं इसमें। एक तो होता है निवेश, निवेश जिसको कि हम इनपुट कहते हैं। भाई देखो कोई भी इंडस्ट्री अगर इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, सबसे पहले तो हमें इन्वेस्ट करना होगा ना उसमें। इन्वेस्टमेंट को ही अगर हम कहें तो एक तरह से दूसरे शब्दों में इनपुट कह सकते हैं। भाई किस चीज़ को इनपुट दोगे तभी तो कुछ आउटपुट मिलेगा। देखो इनपुट अगर दोगे तो उसके बाद होगा फिर प्रोसेस, वो चीज़ प्रोसेस होगी, प्रोसेस के बाद आउटपुट मिलेगा, यानी जो प्रोडक्ट है वो हमें मिलेगा। जैसे कि हम एक कपास उद्योग का एग्जाम्पल ले सकते हैं यहाँ पर। तो इनपुट में क्या शामिल है, जैसे कि भाई कच्चा माल हो गया, लेबर जो है, या फिर ज़मीन जो है, या फिर पानी, परिवहन, बिजली और अन्य बुनियादी ढांचे की लागत जो है वो हो गया इनपुट, जो हम उस इंडस्ट्री में लगा रहे हैं। उसके बाद होता है प्रोसेस, जैसे कि गतिविधियों की एक विस्तृत श्रृंखला जो कच्चे माल को तैयार उत्पादों में परिवर्तित करती है। एक प्रोसेस रहेगा ना पूरा। भाई अगर हमें कपास से कपड़ा बनाना है तो पूरा प्रोसेस रहेगा ना, कि पहले उसकी गिनिंग होगी, यानी कि उसमें से बीज निकालेंगे, फिर उसका धागा बनाएंगे, फिर धागे से कपड़ा बनाएंगे, फिर कपड़े से कमीज बनेंगी। वो जो पूरा प्रोसेस है वो आता है प्रोसेस में, सेकेंड स्टेप में। फिर आता है आउटपुट। अब जो अंतिम उत्पाद बना, वो जो कमीज बन करके आई और उससे अर्जित जो आय हुई, भाई उस कमीज का पैसा भी तो मिलेगा, चाहे वो 2000 में बिके कमीज, 3000 में बिके, उससे जो अर्जित आय होगी वो क्या होगा, हमें आउटपुट में उसका मिल जाएगा। तो सूती वस्त्र उद्योग से अगर समझें तो इसके संदर्भ में कपास, मानव श्रम यानी जो लेबर लगेगी, कारखाना, परिवहन लागत, ये सभी क्या है, निवेश यानी इनपुट है। हमने इनपुट दिया कुछ, अब उसके बाद उसका पूरा प्रोसेस चलेगा, यही सब जो मैंने अभी बताया, पूरा प्रोसेस भी तो रहेगा भाई। और बुनाई, रंगाई, बुनाई यानी वही कपड़ा बुनना हो गया, रंगाई भी तो होगी। अब ऐसा तो नहीं है ना हम वाइट शर्ट बेचेंगे सारी, वो कलर भी तो करना होगा ना उसको। फिर छपाई, कोई प्रिंटेड अगर बनानी है तो फिर छपाई भी होगी। ये सभी क्या है, ये प्रोसेस में इंक्लूड है। और जो कमीज है, ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, कमीज जिसे आप पहनते हैं वो क्या हो गया, उत्पादन है, यानी कि आउटपुट हमें मिल गया। तो उम्मीद है कि इस प्रोसेस को आप समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं, ये इंग्लिश में भी आप यहाँ पर देख सकते हैं इसको। अब बात कर लेते हैं इंडस्ट्रियल रीजन की, औद्योगिक प्रदेश की। औद्योगिक प्रदेश तब उभरते हैं जब कई उद्योग एक दूसरे के करीब होते हैं और आपसी निकटता के लाभ आपस में बांटते हैं। इस पर क्वेश्चन आया हुआ है, आगे प्रीवियस ईयर में हम देखेंगे आया होगा वो क्वेश्चन। तो प्रदेश एक तरह से वो हो गया जैसे कि भाई पास पास में इंडस्ट्रीज होगी। अब ऐसा तो नहीं है कि भाई कोई इंडस्ट्री एक यहाँ पर है, यहाँ स्टील की एक इंडस्ट्री है, अब जाकर के वो दूसरे देश में दूसरी स्टील की इंडस्ट्री होगी। इसके अलावा अगर वो पास में होगी, भाई मान लो यहाँ पर एक सिटी में ये हो गई, एक ही सिटी में ये हो गई, या फिर कोई एक रीजन हो गया पर्टिकुलर, भाई एक ही कॉलोनी में कई इंडस्ट्री हो गई, तो वो क्या हो गया, वो एक तरह से औद्योगिक प्रदेश बन गए। औद्योगिक प्रदेश वही हो गया कि जब कई उद्योग एक दूसरे के करीब होते हैं। इसमें कई उद्योग होते हैं शामिल, जैसे कि स्टील का हो सकता है, इसमें हो सकता है कपड़ों का हो, कई तरह के उद्योग इसमें शामिल होंगे। और आपने ना अक्सर सुना भी होगा जैसे कि भाई ये इंडस्ट्रियल रीजन है। इंडस्ट्रियल रीजन ये बहुत बड़े एरिया में फैले होते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर कुछ फेमस इंडस्ट्रियल रीजन्स हैं, जैसे कि पूर्वोत्तर अमेरिका में है, पश्चिमी और मध्य यूरोप में है, पूर्वी यूरोप में है, पूर्वी एशिया में है। और प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र जो हैं समशीतोष्ण क्षेत्र में, यानी जो टेम्परेट रीजन्स हैं उनमें मिलेंगे, और समुद्री बंदरगाहों के पास मिलेंगे, क्योंकि वहाँ से जो है एक तरह से माल जो है ना वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट इजीली हो जाता है। और विशेष रूप से कोयला क्षेत्रों के पास स्थित होते हैं। जो कई सिचुएशन यहाँ पर इन्होंने बता दी हैं, कई फैक्टर्स बता दिए जिसकी वजह से वो इंडस्ट्रीज जो है ना वहाँ पर होती हैं, इंडस्ट्रियल एरियाज होते हैं। इंडस्ट्रियल एरियाज क्योंकि पूरे सभी इंडस्ट्रीज को जो है इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, और इससे जो है ईजी हो जाता है काम। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ जो इंडस्ट्रियल रीजन्स हैं वो दिए गए हैं। यहाँ पर आप देखेंगे ब्लैक कलर से आप देख रहे हैं, तो इंडस्ट्रियल रीजन है ये, यानी कि कई जो इंडस्ट्रीज हैं वो आपको यहाँ पर मिलेंगी। भारत में भी देखो, यहाँ पर भारत में यहाँ पर आप देखोगे और यहाँ पर देखोगे, और बाकी देशों में भी देख सकते हो ब्लैक कलर से। तो ये हैं इंडस्ट्रियल रीजन्स।
तो कई उद्योग ये पास पास होते हैं, जिसको कि पूरा हम क्या देते हैं, औद्योगिक प्रदेश है ये। भारत के औद्योगिक क्षेत्रों की बात करें, जो कि अभी हमने मैप पर देखे, जो ब्लैक कलर से दिखाए गए थे, तो ये हैं मुंबई पुणे में, और बेंगलोर तमिलनाडु प्रदेश, हुगली प्रदेश, अहमदाबाद वडोदरा प्रदेश, छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश, विशाखापत्तनम गुंटूर प्रदेश। देखो इनको नाम भी ऐसे दिए गए हैं, इंग्लिश में कहेंगे तो कहीं पर बेल्ट नाम लगाया है, कहीं पर रीजन लिखा गया है। और गुड़गांव दिल्ली मेरठ प्रदेश, और कोल्लम तिरुवनंतपुरम औद्योगिक प्रदेश। तो ये हैं कुछ बड़े औद्योगिक क्षेत्र। तो आपने देखा भी होगा यहाँ पर जो दिल्ली एनसीआर से है ना, तो उन्होंने अक्सर सुना होगा, ज़्यादातर जो लोग जो जॉब करते हैं ना, तो वो गुड़गांव में करते हैं, गुड़गांव में या फिर नोएडा में, क्योंकि वो एक तरह से क्या है, ये मेरठ के अंदर ही आ जाता है नोएडा। तो और ये जो है ना गुड़गांव दिल्ली मेरठ प्रदेश जो है ना, पूरा ये इंडस्ट्रियल रीजन है। तो इस तरह से औद्योगिक क्षेत्र जो है बड़े बड़े एरियाज में फैले हुए होते हैं। ध्यान रखेंगे, बड़े बड़े औद्योगिक प्रदेशों के बारे में हो सकता है पूछ लिया जाए। अब देख लेते हैं इंडस्ट्रियल डिजास्टर। देखो औद्योगिक विपदा जो है ये बहुत बड़ी ये डिजास्टर होती है, क्योंकि अगर कोई एक जगह हो गया ये, तो बहुत मतलब कहेंगे आगे जो कितनी भी पीढ़ियां होंगी उन सबको इसका जो रिजल्ट है वो भुगतना पड़ेगा। जैसे कि भोपाल गैस त्रासदी है, और एक तरह से दूसरा जो एग्जाम्पल हमारे सामने है वो है चीन में भी हुआ था, गाओ काओ में गैस के कुएं में विस्फोट हुआ था। तो ये दो बहुत बड़ी त्रासदी हैं जो कि हुई थी। तो उद्योगों में दुर्घटनाएं और आपदाएं मुख्य रूप से तकनीकी विफलता या फिर खतरनाक सामग्री के गैर जिम्मेदाराना संचालन के कारण होती है। मतलब कि ये लोगों की ही कमी है कि भाई जो सुरक्षा उन्हें करनी है वो नहीं करते, सेफ्टी जो नॉर्म्स हैं उनको जो फॉलो करने हैं वो नहीं करते हैं, लागत बचाने की वजह से। तो ये सबसे बड़ी आपदाएं हैं, इनके बारे में शॉर्ट में देख लेते हैं। भोपाल गैस त्रासदी के बारे में हमने पॉलिटी में भी पढ़ा था, अगर आपने उसमें देखा होगा तो आप जानते होंगे इसके बारे में। तो 3 दिसंबर 1984 को ये लगभग रात के 12:30 बजे भोपाल में एक दुर्घटना हुई थी। यूनियन कार्बाइड के कीटनाशक कारखाने से हाइड्रोजन साइनाइड और अन्य प्रतिक्रिया उत्पादों के साथ अत्यधिक जहरीली मिथाइल आइसोसाइनेट गैस लीक हो गई थी। 1989 में आधिकारिक मौत का आंकड़ा 3598 था। तो हजारों जो अभी जीवित हैं एक या कई बीमारियों जैसे अंधापन, बिगड़ा हुआ प्रतिरक्षा प्रणाली, यानी कि जो उनका जो इम्यून सिस्टम है वो खराब हो गया, जठरांत संबंधी विकार, इन सब से वो पीड़ित हैं, जो मतलब बच गए थे उस टाइम पर, जो बच गए थे वो अभी भी कितनी बीमारियों से पीड़ित हैं। और जो इन बीमारियों से पीड़ित है ना, उनकी जो आगे आने वाली पीढ़ी है ना, उनमें भी ये बीमारियां आ रही हैं। ये नहीं कि भाई उन तक ही खत्म हो गई ये चीज़, आगे जो उनकी पीढ़ी है वो भी मतलब एक तरह से बर्बाद हो चुकी। अब दूसरी जो आपदा है वो है गांव कियाओ में गैस के कुएं में विस्फोट हो गया था, और ये 23 दिसंबर 2005 को हुआ। और चीन में गैस के कुएं में विस्फोट होने के कारण 243 लोग इसमें मारे गए, 9000 घायल हो गए और 64,000 लोगों को निकाला गया। विस्फोट के बाद भागने में असमर्थ होने के कारण कई लोगों की मौत हो गई, मतलब जो टाइम पर नहीं भाग पाए वहां से, जो समय पर नहीं बच सके, उनकी आंख, त्वचा और फेफड़े गैस से जल गए। मतलब कि जो लोग मर गए थे वो कुछ इस तरह से मर गए थे कि उनकी आंखें, स्किन और फेफड़े गैस से जले। तो समझ सकते हैं जिन पर लोगों पर बीती होगी उन्होंने कैसे इस जो डिजास्टर को सहा होगा। अब देखो यहाँ पर कुछ उपाय दिए गए हैं कि जोखिम जो है कम कैसे किया जा सकता है। देखो यहाँ पर कुछ उपाय क्या दिए गए हैं, जैसे कि घनी आबादी वाले रिहायशी इलाकों को औद्योगिक क्षेत्रों से काफ़ी दूर अलग किया जाना चाहिए। यानी कि जो इंडस्ट्रीज है ना वो शहर में नहीं होनी चाहिए, अलग होनी चाहिए दूर आबादी से। उद्योगों के आसपास रहने वाले लोगों को विषाक्त पदार्थों या खतरनाक पदार्थों का भंडारण और दुर्घटना होने पर उनके संभावित प्रभावों के बारे में पता होना चाहिए। भाई उनको पता होना चाहिए कि आसपास जहाँ वो रह रहे हैं वहाँ पर टॉक्सिन्स हैं और कभी भी ऐसी दुर्घटना हो सकती है। अगर बाई चांस दुर्घटना होती है तो उनको क्या करना चाहिए, उनको मतलब एक तरह से एजुकेट हमें करना चाहिए इस चीज़ के लिए। इसके अलावा अग्नि चेतावनी और अग्निशमन प्रणाली में सुधार किया जाना चाहिए, और विषाक्त पदार्थों की भंडारण क्षमता सीमित होनी चाहिए। मतलब ऐसा ना हो कि भाई ज़रूरत से ज़्यादा हम उसको स्टोर करके रखें। उद्योगों में प्रदूषण नियंत्रण के उपाय को उन्नत किया जाना चाहिए। तो ये सभी उपाय हम अपना सकते हैं, ऐसी इस तरह की डिजास्टर फिर से ना हो, दोहराए ना, उसके लिए। अब देख लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर इंडस्ट्रीज, प्रमुख उद्योगों का वितरण। तो मतलब जो बड़ी इंडस्ट्रीज हैं जिनसे कि काफ़ी जो है एक तरह से आउटपुट मिलता है, उनकी बात कर लेते हैं। दुनिया के जो प्रमुख उद्योग हैं वो है लोहा इस्पात उद्योग, कपड़ा उद्योग और सूचना प्रौद्योगिकी। तो ये बड़े लेवल के उद्योग हैं और बहुत बड़े लेवल पर फैले हुए हैं। लोहा इस्पात उद्योग और वस्त्र उद्योग काफ़ी पुराने उद्योग हैं, जबकि सूचना प्रौद्योगिकी जो है एक नया उभरता हुआ उद्योग है।
तो ये दो जो पुराने उद्योग है ना, जैसे कि वस्त्र उद्योग और लोहा इस्पात उद्योग, इनके बारे में इस चैप्टर में हम बढ़ेंगे आगे। तो प्रमुख वितरण की बात करें तो लोहा और इस्पात उद्योग जो है ना वो जर्मनी, अमेरिका, चीन और जापान और रूस में है, तो जो बड़े लेवल पर है। और कपड़ा उद्योग भारत, हांगकांग, दक्षिण कोरिया, जापान और ताइवान में है। सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग जो है वो मध्य कैलिफोर्निया, सिलिकॉन घाटी में और बेंगलोर क्षेत्र में है। तो ये इनके जो क्षेत्र हैं वो ध्यान रखें, रीजन कौन कौन से रीजन में ये वाले उद्योग हैं। तो 3 बड़े उद्योग है ना, ये 3 बड़े उद्योगों की हम बात कर रहे हैं भाई। लोहा इस्पात उद्योग, एक हो गया कपड़ा उद्योग और एक हो गया सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग। तो पूछा जा सकता है भाई बड़े लेवल पर जो है ये कहाँ पर मिलते हैं। छोटे लेवल पर तो आपको हर जगह मिल जाएंगे। अब देखो लोहा इस्पात उद्योग का सबसे अच्छा जो बड़ा एग्जाम्पल है वो है 2 उद्योग, जैसे कि जमशेदपुर, और जमशेदपुर है यहीं भारत का, और पीटर्सबर्ग है ये विदेश का। अब इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, पीटर्सबर्ग के बारे में। और दूसरा है सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग की मैं बात करूं तो ये है बड़े लेवल पर अहमदाबाद और ओसाका में। इसके बाद सूचना प्रौद्योगिकी आता है, यानी आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये है बेंगलुरु और कैलिफोर्निया में, जो कि हमने भी पीछे देखा था। तो अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, उभरते हुए उद्योग सनराइज उद्योग के नाम से भी जाने जाते हैं। इमर्जिंग इंडस्ट्रीज जिनको कहते हैं वो सनराइज उद्योग के नाम से भी जानी जाती है। इसमें सूचना प्रौद्योगिकी जो यानी कि जो पुराने नहीं है उद्योग, जो अभी आए हैं नए, सूचना प्रौद्योगिकी है इसमें, स्वास्थ्य लाभ है, सत्कार और ज्ञान से संबंधित उद्योग इसमें शामिल हैं। तो ये उभरते हुए उद्योग हैं, इनको सनराइज उद्योग भी कहते हैं। अब बात कर लेते हैं सबसे बड़े लेवल पर जो उद्योग फैला हुआ है, लोहा इस्पात उद्योग। लोहा इस्पात उद्योग को हम पोषक उद्योग कहते हैं, क्योंकि ये दूसरी इंडस्ट्रीज को एक तरह से पोषक करता है और दूसरी इंडस्ट्रीज का पोषण करता है। क्योंकि उसको कच्चा माल प्रोवाइड करता है, जिसके उत्पाद अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होते हैं। इसकी वजह से इसको पोषक उद्योग कहते हैं। इसमें भी वही पूरा प्रोसेस रहता है, इनपुट हमें देना पड़ेगा, फिर प्रोसेस हो लगेगा और फिर क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा हमें। ये यहाँ पर इंग्लिश में देख सकते हो आप इसे। उद्योग के लिए निवेश में क्या लगता है, श्रम लगता है, यानी जो इनपुट हम डालेंगे, श्रम यानी लेबर लगेगी, हमें पूंजी लगानी पड़ेगी, कैपिटल, और स्थान हमें चाहिए होगा, और अन्य संरचना के साथ साथ लोह अयस्क हमें चाहिए होगा। मतलब भाई अब हमें लोहा इस्पात उद्योग अगर बढ़ाना है आगे, तो उसके लिए तो लोहा चाहिए होगा ना। लोहा कैसे बनेगा, वो हमें अयस्क से मिलेगा। अयस्क कोयला और चूना पत्थर कच्चे माल के रूप में सम्मिलित हैं। लोहा अयस्क से इस्पात निर्माण की प्रक्रिया में कई चरण शामिल हैं। लोहा इस्पात उद्योग जो होता है ना, ये एक तरह से क्या है, कच्चा जो हमें लोहा मिलता है, लोहा अयस्क, उससे लोहा बनाने का पूरा प्रोसेस है ये। इसमें कई चरण शामिल हैं। जैसे कि भाई कच्चे माल को झोंका भट्टी में रखा जाता है, जहां यह प्रगलित होता है। प्रगलित किसको कहते हैं, पहले इसको समझ लेते हैं। प्रगलन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें धातु को उसके अयस्कों द्वारा गलनांक बिंदु से अधिक तपाकर निष्कर्षित किया जाता है। तो गलनांक बिंदु से ऊपर इसको एक तरह से गलाया, मतलब गर्म किया जाता है, और फिर इसको उसमें लोहे में कन्वर्ट किया जाता है। इसके बाद ये परिशोधित होता है और प्राप्त उत्पाद इस्पात होता है, यानी कि लोह अयस्क से हमें इस्पात मिल जाता है, और जो अन्य उद्योगों के में कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। यहाँ पर देखो मैंने पिक्चर भी लगा दिया, ये ऐसा होता है लोहा। जब ये लोह अयस्क इसको बोलते हैं, लोह अयस्क ये ऐसा है, फिर हम इससे लोहा तैयार करते हैं। जो लोहा आपके बहुत सारी चीज़ों में यूज़ में आता है, मशीनों वगैरह में। देखो इस्पात जो है कड़ा होता है और इसे आसानी से काटा और आकार दिया जा सकता है, इससे तार बनाए जा सकते हैं। तो एल्यूमिनियम, निकल, तांबा और अन्य धातुओं को थोड़ी थोड़ी मात्रा में इस्पात में मिलाकर इसकी मिश्र धातुएं बनाई जा सकती हैं। तो एलॉयज आपने देखे होंगे, जो मिश्र धातुएं होती हैं, इसको मिक्स करके बनाया जाता है इन चीज़ों के साथ। मिश्र धातु इस्पात को असामान्य कठोरता, दृढ़ता और जंग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती है। जैसे कि आपने देखा होगा जो लोहा होता है ना, प्योर लोहा होता है, उसमें जंग जल्दी लग जाता है। लेकिन अगर हम मिश्र धातु बना दें, एल्यूमिनियम या फिर तांबा वगैरह मिला दें इसमें, तो इसमें जंग नहीं लगेगा, फिर एक तरह से जंग से बचाएगा ये, और एक तरह से ये और भी ज़्यादा हार्डनेस इसको मिल जाएगी। इस्पात को अक्सर आधुनिक उद्योग की रीढ़ कहा जाता है। अब रीढ़ इसलिए कहा जाता है क्योंकि सुई से लेकर जहाज तक सब कुछ स्टील से ही बना है, और अन्य उद्योगों की इस पर निर्भरता है। जैसे कि तेल उत्पादन को भी हम एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं
या फिर कृषि और अन्य प्राथमिक क्षेत्र जो हैं एक तरह से इसी पर निर्भर हैं। भाई जो एग्रीकल्चर में जो आप देखो जो टेक्निक यूज करते हैं, जो उपकरण वगैरह लगते हैं एग्रीकल्चर में, वो भी तो लोहे से ही बनते हैं। आगे बढ़ते हैं। लोहा और इस्पात और लोह उद्योग की बदलती स्थिति की बात करें तो देखो पहले जो थी इंडस्ट्री इतनी डेवलप नहीं थी। तो पहले की देखो हम बात करेंगे कि कब की 1800 ईस्वी से पहले की बात करें तो लोहा और इस्पात उद्योग वहां स्थित था जहां कच्चा माल, बिजली की आपूर्ति और बहता पानी आसानी से उपलब्ध था। मतलब ये दशाएं मिलनी चाहिए जब पहले जो है इंडस्ट्री लगाई जाती थी लोहा इस्पात उद्योग की। और फिर थोड़ी सी सिचुएशन बदली। 1800 से 1950 के बीच क्या थी आदर्श कंडीशन उद्योग के लिए कि ये होगा कोयला क्षेत्रों के पास, जहां भाई कोयला मिलेगा और नहरें होंगी और रेलवे होगा, यानी पानी भी मिलेगा पर्याप्त, कोयला मिलेगा और रेलवे के पास होगा, जिससे आयात और निर्यात जो होगा ना वो इजीली हो जाएगा। अब बात करते हैं 1950 के बाद क्या हुआ। 1950 के बाद लोहा और इस्पात उद्योग समुद्री बंदरगाहों के निकट समतल भूमि के बड़े क्षेत्र में स्थित होने लगे। ऐसा इसलिए रीजन दिया गया है क्योंकि इस्पात निर्माण का काम जो है ना बहुत बड़े लेवल पर हो गया। भाई पहले इतना बड़ा नहीं था। आज देखो आज मशीनरी जो है कितनी यूज में आ रही है, मशीनों से सब काम होने लगा है। तो मशीनें किस चीज़ की बनेंगी, लोहे की। तो अब जब लोहा चाहिए तो भाई उसके लिए इंडस्ट्री जो लोहा बनाने वाली है वो भी तो बड़ी होनी चाहिए। तो काम जो है विशाल हो गया, तो इसलिए ऐसी जगह पर ये डेवलप होने लगी इंडस्ट्रीज। और लोह अयस्क विदेशों से आयात करना पड़ता था। मतलब जो कच्चा माल है ना वो भी हमें विदेशों से लेना पड़ा क्योंकि भाई लेवल जो है बड़ा हो गया। अब इतना जो आयरन ओर है हमारे पास तो नहीं है, हमें मतलब लोहा कच्चा माल तो चाहिए होगा ना लोहा बनाने के लिए, तो वो हमें विदेशों से लेना पड़ता था। अब देखो सभी महत्वपूर्ण इस्पात उत्पादक केंद्र जो हैं जैसे कि भिलाई हो गया, दुर्गापुर, बर्नपुर, जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो, ये महत्वपूर्ण उत्पादक केंद्र हैं इस्पात के। तो ये 4 राज्यों में स्थित हैं जैसे कि पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, इनमें फैले हुए हैं ये। और इसके अलावा भद्रावती, विजयनगर कर्नाटक में है, 2 जगह हैं ये कर्नाटक में। और विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में है, सालेम तमिलनाडु में है। ये अन्य महत्वपूर्ण इस्पात के केंद्र है जो स्थानीय संसाधनों का जो है उपयोग कर रहे हैं, जो मतलब लोकल उनके पास रिसोर्सेस अवेलेबल हैं उनका ये यूज़ कर रहे हैं। मतलब ये बाहर से कुछ इंपोर्ट नहीं करते हैं, वहीं की चीज़ों को यूज़ करते हैं। यहाँ पर आप देखोगे प्रमुख लोहा इस्पात उत्पादन के केंद्र हैं जो कि आप ब्लैक कलर से देख रहे हो। तो ये भारत में बड़ा सा दिखा दिया है। जो 4 स्टेट में है ना ये एक ही दिखा दिया है क्योंकि एक ही जगह पर है ना, ये 4 राज्यों में फैला हुआ है तो इसलिए यहाँ पर दिखा दिया। बाकी आप बाकी जगह भी देख सकते हो यहाँ पर। तो यूरोप में तो काफ़ी हैं इंडस्ट्रीज। आगे बढ़े, भारत में भी दी गई हैं। भारत में देखो तो जो 3 बड़ी इंडस्ट्री हैं जो कि बड़े लेवल पर इस्पात का उत्पादन कर रही हैं। 2 का नाम आपने सुना भी होगा, टाटा स्टील और सेल, और एक और है यहाँ पर, तीसरा है यहाँ पर राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड। तो 3 कंपनी है ये, काफ़ी बड़ी हैं और यही है देखो इनके अलग अलग जो है वो प्लांट लगे हुए हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब देख लेते हैं जमशेदपुर, जो बड़े लेवल पर जो स्टील कंपनी है ये, इसको हम कहते हैं क्या, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, टिस्को के नाम से इसको जानते हैं, शॉर्ट फॉर्म है। और 1907 में झारखंड में सुवर्ण रेखा और खरकई नदियों के संगम के पास साक्षी में ये शुरू हुआ था। और 1947 से पहले देश का एकमात्र लोहा और इस्पात संयंत्र था। यानी कि 1947 से पहले जो है कोई इंडस्ट्री इसके अलावा नहीं थी इस्पात की, और ये निजी स्वामित्व में था, यानी प्राइवेट थी पहले ये। फिर जब जैसे ही आज़ादी मिली उसके बाद सरकार ने ये काम अपने हाथ में ले लिया और बहुत से लोहा इस्पात संयंत्र स्थापित किए। मतलब और भी स्टील के प्लांट मतलब लगा दिए इन्होंने। प्लांट होता है भाई इसी का प्लांट और जगह भी लगा दिया। जैसे हमने भी देखा था ना भारत में कई जगह पर इसके प्लांट लगे हुए हैं, एक जगह से ही नहीं काम हो रहा तो बाकी जगह भी इन्होंने प्लांट लगा दिए, बाकी स्टेट्स में भी। तो भौगोलिक दृष्टि से जमशेदपुर देश में सबसे सुविधाजनक रूप से स्थित लौह इस्पात केंद्र है, क्योंकि एक तरह से सुविधाजनक है ये भौगोलिक दृष्टि से। क्योंकि क्या है, रीज़न दिए गए हैं। एक तो अच्छा परिवहन है, यहाँ पर कालीमती स्टेशन से केवल 32 किलोमीटर दूर है ये। कच्चे माल की उपलब्धता है पास में ही, लोह अयस्क, कोयला और मैग्नीज निक्षेप के करीब है, यानी कि जहाँ पर डिपॉजिट है इनके लोह अयस्क, कोयला, मैग्नीज के, वहीं पर ये इंडस्ट्री है। और कोलकाता बाजार के पास है, क्योंकि भाई जो सामान बनेगा उसको बेचने के लिए बाजार चाहिए, मार्केट चाहिए। स्वर्ण रेखा और खरकई से पर्याप्त जलापूर्ति इसको मिलती है, पानी की पूरी सप्लाई है।
और लोहा और इस्पात उद्योग के विकास ने भारत में तेजी से औद्योगिक विकास के द्वार खोल दिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसका मैप दिया हुआ है इंडस्ट्री का। जमशेदपुर में लोहा इस्पात उद्योग की अवस्थिति। तो ये यहाँ पर नदी है, 2 नदियाँ हैं ये, इससे पानी मिलता है, ये ब्लू कलर से आप देख रहे हो। और यहाँ पर काम होता है इसका इंडस्ट्री का। और यहाँ पर रेलवे लाइन भी है, मतलब जो भी चीज़ चाहिए वो सभी यहाँ पर अवेलेबल है। इसको आप देख सकते हो डिटेल में, स्क्रीनशॉट लेकर या बुक में देख सकते हो, एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। भारतीय उद्योग के सभी जो क्षेत्र हैं अधिकांशतः अपने आधारभूत अवसंरचना के लिए लोहा इस्पात उद्योग पर निर्भर करते हैं। यानी कि जो बाकी की इंडस्ट्रीज है ना, वो लोहा इस्पात उद्योग पर डिपेंड है। और भारतीय लोहा इस्पात उद्योग में वृहत इस्पात संयंत्रों के साथ साथ लघु इस्पात मिल भी शामिल है। और इसमें द्वितीयक उत्पादक, रोलिंग मिल और सहायक उद्योग भी शामिल है। तो ये सभी शामिल हैं लोहा इस्पात उद्योग में, ध्यान रखेंगे। बात कर लेते हैं पिट्सबर्ग की। जो अभी तो हमने जमशेदपुर के बारे में देखा, ये है पिट्सबर्ग। पिट्सबर्ग संयुक्त राज्य अमेरिका का इस्पात नगर है। और पिट्सबर्ग में इस्पात उद्योग को स्थानीय लाभ प्राप्त है। मतलब कि जो लोकेशनल जो एडवांटेज होते हैं, पास में जो सुविधाएं हैं वो यहाँ पर अवेलेबल हैं। जैसे कि कोयला जैसा कच्चा माल स्थानीय रूप से उपलब्ध है, पास में कोयला है, बाहर से नहीं मंगवाना पड़ता। और जबकि लौह अयस्क पिट्सबर्ग से लगभग 1500 किलोमीटर दूर मिनेसोटा की लौह खदानों से आता है। देखो कोयला तो पास में ही है, लेकिन लौह अयस्क दूर से मंगवाना पड़ता है, 1500 किलोमीटर दूर। अब सोच सकते हो भाई इतनी दूर से अगर माल आता है तो बहुत उसमें टाइम भी लगता है और लागत भी लगती है। तो इन खानों और पिट्सबर्ग के बीच नौ परिवहन का सर्वोत्तम मार्ग है। जो ये यहाँ पर ये जो मिलते हैं ना, अयस्क मिलता है जहाँ पर, तो नौ परिवहन का सर्वोत्तम मार्ग है। यहाँ पर जो भाई पानी के जरिए जो है ट्रेवल कर लेते हैं, सामान जो है आ जाता है। और सस्ते में अयस्क के नौ परिवहन के लिए दुनिया का सबसे अच्छा ये मार्ग है। देखो जो ये दूरी थी ना, इतनी लंबी दूरी 1500 किलोमीटर की दूरी भी ये कम टाइम में, कम खर्च में तय कर लेते हैं। और ओहियो, मोनोगहेला और एल्गनी नदियाँ पर्याप्त जल आपूर्ति करती हैं। तो इन तीनों नदियों से इनको पानी भी मिल जाता है इस इंडस्ट्री के लिए, पिट्सबर्ग के लिए। और आज पिट्सबर्ग में बहुत कम बड़ी इस्पात मिल है। मतलब आज के टाइम में बात करें तो कम इस्पात मिल रह गई हैं पुराने टाइम की तुलना में। अब देखो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात कर लेते हैं। ग्रेट लेक्स जो कि हम अभी बात कर रहे थे, ये नौ परिवहन का जो मांग है, ग्रेट लेक्स वाला जल मार्ग पड़ता है जिसके थ्रू क्या है मटेरियल इनको मिल जाता है इजीली, जो लौह अयस्क मिलता है। ये ग्रेट लेक्स हैं सुपीरियर, ह्यूरन, ओंटारियो, मिशिगन और ईरी, 5 है ये ग्रेट लेक्स। तो इन 5 झीलों में से सुपीरियर झील सबसे बड़ी है, जो अन्य की तुलना में उच्च ऊर्ध्व प्रवाह पर स्थित है, अपस्ट्रीम पर है ये, मतलब ऊंचाई पर है। और ये ग्रेट लेक्स देख लेते हैं मैप में कहाँ पर है। ये है अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, तो यहाँ पर ये पड़ती हैं। जूम करके मैंने ऐसे दिखा दिया है। तो ये सुपीरियर जो है ये सबसे बड़ी लेक है इसमें। तो एक तरह से नौ परिवहन जो मतलब एक तरह से जल मार्ग है वो मिल जाता है उस उद्योग के लिए, पिट्सबर्ग के लिए। तो ये जो मिल है पिट्सबर्ग के ऊपर मोनोगहेला और एल्गनी नदी की घाटियों में, और पिट्सबर्ग के नीचे ओहियो नदी के किनारे स्थित है। तो परिष्कृत इस्पात स्थल और जल दोनों मार्गों द्वारा बाजारों में बेचा जाता है। यानी कि ये एक तरह से जो लैंड रूट्स हैं सड़क के थ्रू एक तरह से, और जल सड़क यानी वो ट्रेन के थ्रू जाता है इस तरह का मटेरियल, और वाटर मार्ग के थ्रू भी बाजारों में बेचा जाता है। पिट्सबर्ग क्षेत्र में इस्पात में लोगों के अतिरिक्त कई अन्य कारखाने हैं। ये रेल पटरी उपकरण और भारी मशीनों के उत्पादन में इस्पात का प्रयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। मतलब जो बाकी जो कारखाने हैं ना, बाकी जो इंडस्ट्रीज हैं, वो कच्चे माल के रूप में क्या है इस्पात का यूज़ करते हैं, जो यहाँ पर बनता है पिट्सबर्ग में। और मतलब ये वाली जो मेन इंडस्ट्री है यहाँ पर इस्पात की, उसका। तो यहाँ पर अब इस्पात उद्योग की बात हमने कर ली, यानी स्टील इंडस्ट्रीज़ की बात कर ली, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ की। अब हम बात करेंगे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री की। तो सूती वस्त्र उद्योग जो है ये भी बड़े लेवल का एक तरह से उद्योग है। उपयोग में लाए गए कच्चे माल के आधार पर वस्त्र उद्योग का वर्गीकरण किया जाता है कि भाई जो हमें कच्चा माल मिलता है वो कहाँ से मिलता है। रेशे वस्त्र उद्योग के कच्चे माल हैं, जो यानी हमें धागा मिलता है, रेशा मिलता है, वो कच्चा माल है वस्त्र उद्योग का। तो रेशे जो हैं ये प्राकृतिक हो सकते हैं और मानव निर्मित हो सकते हैं। प्राकृतिक तो होते हैं जो प्रकृति हमें देती है, जैसे ऊन, रेशम, कपास, लिनन और जूट, ये हमें प्रकृति नेचर से मिलते हैं। एक होते हैं मानव निर्मित, जो हमने खुद बनाए हैं,
जैसे कि नायलॉन, पॉलिस्टर, एक्रिलिक और रेयान। अब देखो यहाँ पर टेक्सटाइल जो शब्द है इसकी एक्सप्लेनेशन दी गई है कि टेक्सटाइल लेटिन के टेक्सचियर से व्युत्पन्न किया गया है, जिसका अर्थ होता है बुनना। अब ये जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैं ये इसी तरह की हैं, क्योंकि कपड़ा जो बना जाता है वो धागे को बुन करके बना जाता है, तो इसलिए इसका नाम पड़ा। पारंपरिक सूती वस्त्र उद्योग को नई कपड़ा मिल से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा। जो पुरानी जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी, अब जो नई आ गई हैं वो कुछ डिफरेंट है। एक तरह से कंपटीशन हो गया दोनों में। पुरानी तो भाई पुराने प्रोसेस को फॉलो कर रही है, तो उसको कंपटीशन देखने को मिला। तो पहली मशीनीकृत कपड़ा मिल जो है मुंबई में 1854 में एक तरह से इस्टेब्लिश की गई थी। उद्योग जो है महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों में फला फूला। अनुकूल आर्द्र जलवायु के कारण बंदरगाह कच्चे माल और कुशल श्रमिकों की उपलब्धता की सुविधा प्रदान करता है। भाई जो भी फैसिलिटीज़ चाहिए होती हैं वो सभी यहाँ पर इसके अनुकूल हैं। धीरे धीरे भारत के अन्य हिस्सों में उद्योग पनपे, जैसे कि कोयम्बटूर, कानपुर, चेन्नई, अहमदाबाद, मुंबई, कोलकाता, लुधियाना, पुदुचेरी, पानीपत और अन्य महत्वपूर्ण, ये सभी नाम यहाँ पर दिए गए हैं जो एक तरह से मुख्य रूप से जहाँ पर ये उद्योग पनपा, सूती वस्त्र उद्योग। यहाँ पर सूती वस्त्र उद्योग के आप मुख्य प्रदेश दे सकते हैं जहाँ पर कि ये सूती वस्त्र उद्योग आपको देखने को मिलेंगे। भारत में भी आप देख सकते हैं, 2 बड़े लेवल पर दिखाई देंगे आपको, 2 या 3 हैं ये यहाँ पर, और बाकी जगह पे भी आप देख सकते हो। पूरे वर्ल्ड में मुख्य जो सूती वस्त्र के रीजन्स हैं। तो देश में प्रथम वस्त्र उद्योग 1818 ईस्वी में कोलकाता के समीप फोर्ट गैलेस्टर में स्थापित हुआ था, लेकिन कुछ समय बाद ये बंद हो गया। तो पहले वस्त्र उद्योग के बारे में पूछिए तो ये है 1818 में कोलकाता के पास में फोर्ट गैलेस्टर में हुआ था ये स्थापित। अब सबसे बड़ी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात कर लेते हैं, जो कि अहमदाबाद में स्टैब्लिश हुई थी। ये गुजरात में साबरमती नदी के तट पर स्थित है। यहाँ पहली मिल की स्थापना 1859 में हुई थी। मुंबई के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा वस्त्र निर्माता नगर है ये, और इसे भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। अनुकूल अवस्थिति कारक अहमदाबाद में कपड़ा उद्योग के विकास के लिए उत्तरदायी थे। मतलब जो भी लोकेशनल फैक्टर्स चाहिए, जो कि हमने पहले डिस्कस किया था, वो सभी यहाँ पर अवेलेबल थे। तो इसका जो डेवलपमेंट है इंडस्ट्री का काफ़ी अच्छा हुआ। और कताई बुनाई के लिए जलवायु आदर्श है। समतल भूभाग और भूमि की आसान उपलब्धता मिलों की स्थापना के लिए उपयुक्त है। मतलब जो एक तरह से ज़मीन भी होनी चाहिए इसके लिए, प्लेन होनी चाहिए ज़मीन, तो वो सभी जो है यहाँ पर उपलब्ध थी, और जलवायु भी उसी के हिसाब से सही थी। गुजरात और महाराष्ट्र की घनी आबादी वाले राज्य कुशल और अर्धकुशल श्रमिक दोनों प्रदान करते हैं, यानी यहाँ पर लेबर की भी कोई कमी नहीं थी। और अच्छी तरह से विकसित सड़क और रेलवे नेटवर्क वस्त्रों के आसान परिवहन की अनुमति देता है। मतलब कि भाई इसके लिए ट्रांसपोर्टेशन भी चाहिए, भाई जो मटेरियल है वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। निकटवर्ती मुंबई बंदरगाह मशीनरी के आयात और सूती वस्त्रों के निर्यात की सुविधा प्रदान करता है, तो ये भी फैसिलिटी यहाँ पर थी, तो इसीलिए ये इंडस्ट्री फली फूली। हाल के वर्षों में अहमदाबाद कपड़ा मिलों के सामने चुनौतियां हैं। चुनौतियां क्या हैं कि बहुत से वस्त्र मिल बंद हो चुके हैं, और देश में नए वस्त्र केंद्रों के उदय के साथ साथ अहमदाबाद की मिलों में मशीनों और प्रौद्योगिकी का नवीकरण ना होना इसका प्रमुख कारण है। भाई टेक्नोलॉजी को अगर डेवलप नहीं करोगे, मतलब अपडेट नहीं करोगे, तो वो जो इंडस्ट्री है वो बंद हो जाएगी। इसलिए टेक्नोलॉजी को जो है अपग्रेड करते रहना ज़रूरी है, या अपडेट करते रहना ज़रूरी है। तो इसी वजह से इनका जो है बहुत सारी मिलें बंद हो गई। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर दिया है, भारतीय वस्त्र उद्योग के कुल उत्पादन का लगभग 1/3 हिस्सा निर्यात किया जाता है। मतलब 1/3 1/3 पार्ट जो है वो निर्यात ही किया जाता है वस्त्र उद्योग का। अब दूसरी जो बड़ी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो है ओसाका की। तो ये ओसाका जो है वो है जापान में। जापान का मैनचेस्टर इसको कहा जाता है। कई भौगोलिक कारकों के कारण ओसाका में कपड़ा उद्योग विकसित हुआ। विस्तृत मैदान के कारण भूमि की उपलब्धता ने कपास मिलों के विकास को सुनिश्चित किया। तो मतलब यहाँ पर भी लोकेशनल फैक्टर्स जो थे वो अवेलेबल थे, और जोग्राफिकल जो फैक्टर चाहिए होते हैं वो भी अवेलेबल थे। तो गर्म आर्द्र जलवायु कताई और बुनाई के लिए अच्छी तरह से अनुकूल है। योडो नदी है यहाँ पर जो कि जल उपलब्ध कराती है, और श्रमिक भी आसानी से मिल जाते हैं, यानी लेबर भी इजीली अवेलेबल है। बंदरगाह आसान आयात और निर्यात का समर्थन करता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट इजीली हो जाता है पोर्ट की हेल्प से। और ओसाका में कपड़ा उद्योग पूरी तरह से आयातित कच्चे माल पर निर्भर है। मतलब इंपोर्ट होता है जो कच्चा माल लगता है इसमें कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, तो ये पॉइंट ध्यान रखेंगे।
तो जो इम्पोर्ट होता है कच्चा माल यानी जो कॉटन है वो जो चाहिए होती है वो कहाँ से आती है, कॉटन मिलती है इनको मिस्र से, भारत से, चीन और यूएसए से। और परिष्कृत उत्पाद अधिकांश निर्यात किया जाता है, जो कपड़ा बनाते हैं वो अक्सर क्या किया जाता है, एक्सपोर्ट किया जाता है दूसरे देशों को। उच्च गुणवत्ता और कम मूल्य की वजह से उसका एक अच्छा बाजार है, तो मतलब हाई क्वालिटी है लेकिन लो प्राइस है, तो इस वजह से काफ़ी अच्छी मार्केट है इसकी। यद्यपि देश का एक महत्वपूर्ण उद्योग है ये, लेकिन हाल ही में ओसाका के सूती वस्त्र उद्योग का स्थान अन्य उद्योग जैसे लोहा इस्पात, मशीनरी, जहाजरानी, ऑटोमोबाइल, विद्युत उपकरण और सीमेंट लेते जा रहे हैं। जैसे कि भाई जो हमारे भारत की इंडस्ट्रीज़ हैं कॉटन वाली, जो अहमदाबाद में थी, अहमदाबाद की जो मिलें थी वो बंद होने लगी। यहाँ पर तो नई टेक्नोलॉजी के आने की वजह से बंद होने लगी है, लेकिन यहाँ पर अन्य उद्योगों की वजह से बंद होने लगी। तो वीडियो आपको अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर ले चैनल को, जिससे कि आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलते रहें टाइम टू टाइम। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसके प्रीवियस क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड कीप वॉचिंग स्टडी मोर नॉलेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।